जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए सोशल साइंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि यह 2022 का पेपर है। तो चलिए देखते हैं। सोशल साइंस में पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। तो इसमें दिया गया है कि कुषाणों ने किन निम्नलिखित केंद्र शासित केंद्रों से शासन किया था। तो द कुषाण रूल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ पावर। तो कहाँ से किया था? तो ये किए थे पेशावर और मथुरा से। तो पेशावर एंड मथुरा से किए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कुषाणों ने पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कैडफिसस ने किया था। कुषाण शासकों में विम कैडफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो आपसे पूछा जाए कि सोने के सिक्के किस वंश के द्वारा जारी किया गया था? तो ये कुषाण वंश के द्वारा। और किस शासक ने जारी किया था? तो ये विम कैडफिसस के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के को जारी किया गया था। फिर उसके बाद आता है इसमें दोस्तों कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कनिष्क था। सम्राट कनिष्क ने पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाया। तो कनिष्क के द्वारा पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाया गया। फिर उसके बाद आता है कनिष्क ने अपने शासनकाल में 78 ईस्वी में शक संवत भी चलवाया था। तो शक संवत किस ईस्वी में चला था? तो 78 ईस्वी में चला था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित कथन ए, बी और सी को पढ़ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ए, बी, सी को पढ़ करके सही को चुनना है। तो इसमें दिया गया है, पहला कथन है ए कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो जो कि ये सही है, पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है बी है कि इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूर्व पाषाण युग। तो इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूर्व पाषाण युग। तो बी वाला भी इसमें सही है। फिर इसके बाद आता है सी वाला दिया गया है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो मानव इतिहास की कहानी लगभग 99% इसी काल से घटित हुई थी। तो सी वाला भी इसमें सही है। तो इसमें ए, बी, सी तीनों सही हैं। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। ए, बी, सी तीनों इसमें सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसमें दिया गया है, पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक काल, मध्य, उत्तर पूर्व पाषाण युग, जो कि भीमबेटका के गुफा चित्र पूरा पाषाण कालीन की ही मानी जाती है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद इसमें दिया गया है कि पशुपालन का प्रारंभ मध्यकाल में ही माना जाता है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 है कि कथन ए तथा बी को पढ़े तथा सही विकल्प को चुनिए। तो कथन ए और बी को पढ़ करके इसमें सही विकल्प को बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो कथन ए दिया गया है कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व था निर्धारित किए जाते थे। तो इसमें ए वाले में कहा जा रहा है कि जो मनसब था वह मुगलों के द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो जो कि ये सही है, पहला वाला इसमें सही है। फिर दूसरा वाला कहा जा रहा है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था, जिसे जात कहा जाता था।
तो मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक ही संख्या पर निर्भर था, जिसे जात कहा जाता था, तो जो कि ये गलत है। बी वाला गलत है, जबकि पहला वाला इसमें सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। ए वाला सही है परंतु बी वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। फिर इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग। तो मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर ने सन 1575 ईस्वी में किया था। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसब शब्द का अर्थ है श्रेणी। मनसब शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेणी है अथवा पद। इस व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। अकबर ने शासन के 40 वर्ष जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक निर्दिष्ट संख्या या घुड़सवार बनाए रखने की आवश्यकता थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर इसमें चौथा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेखों ग्रीक और आरमाइक भाषाओं में पाया गया? तो अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरमाइक भाषाओं में किस स्थान से पाया गया था? तो ये कंधार में पाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, कंधार में मिला था। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कंधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरमाइक भाषाओं में पाया गया। मास्की, गुर्जरा, नेतूर तथा उडैमगोलम अभिलेखों का उसका नाम अशोक मिलता है। अशोक को देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रिय दस्सी उपाधियों से संबोधित किया जाता है। फिर इसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पाटेंद्र टी पैंथलेसर ने की थी तथा इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभक्त किया गया था। शिलालेख संख्या 14, स्तंभलेख 7 और गुहालेख। तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया था, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। फिर इसके बाद आता है, अशोक के स्तंभलेख केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक के स्तंभलेख केवल ब्राह्मणी लिपि में ही लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरमाइक लिपि में मिलते हैं। फिर आता है, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। तो 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता नीति का उल्लेख किया गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आठविक राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो 13वें शिलालेख में क्या मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और पड़ोसी राज्यों का वर्णन एवं आठविक राज्यों का भी उल्लेख दिया गया है। फिर इसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि गौड़ राज्य गढ़कंटगा में 70,000 गाँव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। तो गौड़ राज्य गढ़कंटगा में 70,000 गाँव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। तो इसे किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो इसे अकबरनामा से उल्लेखित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अकबरनामा से उल्लेखित किया गया है। इसमें दिया गया है कि गौड़ राज्य गढ़कंटगा में 70,000 गाँव थे, इसे अकबरनामा में उल्लेखित किया गया है। गौड़ एक प्रकार की जनजाति थी जो झूम खेती करती थी। गढ़कंटगा एक समृद्ध राज्य था। यहाँ के निवासी जंगली हाथियों को पकड़कर अन्य राज्यों में निर्यात करते, बहुत धन अर्जित करते थे। बुर्जी आसमिया भाषा में लिखी हुई ऐतिहासिक कृतियाँ हैं। अहोम राज्य सभा के पुरातत्व लेखों का संकलन बुर्जी में हुआ है। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन ए और आर पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन ए और आर पर विचार करना है। तो इसमें दिया गया है, ए दिया गया है, स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। इसमें कथन ए वाले में कहा जा रहा है कि स्थानीय जनजातियों लोगों द्वारा
पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ की प्रतिमा बनाई गई है, तो जो कि ये सही है, अभिकथन ए सही है। फिर उसके बाद आर में क्या कहा जा रहा है, आर में कहा जा रहा है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया, तो इसमें ये भी सही है। इसमें दोनों सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है और दोनों व्याख्या भी कर रहा है। इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी इसका कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। अब तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती हैं, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया है। बालभद्र, सुभद्र और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ ताम्रपत्र की पांडुलिपि में उड़ीसा में स्थित है। 12वीं शताब्दी में गंगवंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा एवं अंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनभगीय तृतीय अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन है जो कि बिरसा आंदोलन के बारे में सही है। तो पहला ये दिया गया है कि बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज्य का प्रतीक बनाया, तो ये गलत है। तो बिरसा अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज्य का प्रतीक बनाया था, तो ये जो कि गलत है। फिर इसके बाद दूसरा दिया गया है, इसमें दूसरा है कि बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया, तो इसमें बी वाला सही है जबकि ए वाला गलत है। फिर इसके बाद सी वाला है कि बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज सुधारने के विरुद्ध थे, तो ये गलत है, ये भी गलत है, इसमें सी वाला भी गलत है। फिर डी वाला है इसमें कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया, इसका डी वाला भी सही है, इसका बी और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही होगा, बी और डी इसका सही था। इसमें दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन में कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर पठार में रहता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। जब आंदोलन फैलने लगा तब अंग्रेज़ों ने बिरसा को 1895 ईस्वी में गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। फिर इसके बाद इसमें 1897 ईस्वी में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल किया। वे सफ़ेद झंडा बिरसा का राजकीय प्रतीक था। उसमें ऑप्शन नंबर पहले में लाल झंडा बताया गया था जो कि वो गलत था। इसमें सफ़ेद झंडा जो कि बिरसा का राजकीय प्रतीक था। इसके बाद आता है कि बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारना था। बिरसा ने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताए। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह बाहर का मानते थे जो कि मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए और बी पे विचार करके इसमें सही कथन को बताना है, किसका सही कथन कौन सा है। तो इसमें दिया गया है कथन ए वाला कहा जा रहा है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी जीवन आजीविका चला रही थी वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई, जो कि सही है। पहला वाला इसका सही है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी आजीविका को चला रही थी वे 19वीं शताब्दी तक के मध्य में
बेरोजगार हो गई। फिर इसमें बी वाला कह रहा है कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। तो ये भी सही है, इसका दोनों सही है और दोनों सही भी व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ए और बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी है, दोनों सही है। फिर इसके बाद आता है दिया गया इसमें कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। निर्धन परिवारों में आर्थिक संकट बन रहा था। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचने से वंचित किया जाता था। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसका 2/3 भाग ब्रिटेन में बना होता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन एक पूंजीवादी देश था जहां भारत के ही सूती के कपड़े बनते थे और ब्रांड के रूप में भारत में आते थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथन सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। ए वाला दिया गया है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। तो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था, जो कि ये गलत है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है बी वाला है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया था। तो जो कि इसका बी वाला राइट होगा, बी वाला इसका सही होगा, समर्थन किए थे। इसमें दिया गया है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं को ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि शिक्षा को सृजनात्मक तथा प्राकृतिक परिवेश से जोड़ा जाना चाहिए। गांधी जी ने पश्चिम सभ्यता, मिशनरियों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण चाहते थे। अतः औपनिवेशिक शिक्षा का दोनों ने विरोध किया, इसलिए यह कथन सही नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई। तो प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो ये किस में नहीं दिया गया था? यह इसमें कहा जा रहा है यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई थी। यह जो प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो यह कथन किस समाज सुधारक से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है राजा राम मोहन राय से। तो राजा राम मोहन राय से, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा, राजा राम मोहन राय से यह जुड़ा है। इसमें कहा जा रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन प्रसिद्ध राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ी हुई है, जो कि ये एक समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया था। तो कौन सा ऐसा संगठन था जो जाति उन्मूलन पर ध्यान दिया था अंग्रेजों के समय में? तो ये था सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, सत्यशोधक समाज। फिर इसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि भारतीय अंग्रेजों के शासन के दौरान सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। यह एक छोटे समूह के रूप में शुरुआत हुआ और इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जातियों के लोगों को विमुक्त करना था। इसी समय ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। तो गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? तो ज्योतिबा फूले की है, जो कि ये 1873 ईस्वी में लिखा गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में
कथन ए तथा कथन बी को पढ़ करके सही को चुनना है। तो टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए और कथन बी को इसमें सही चुनना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो कथन ए कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान, इसमें कहा जा रहा है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे, तो जो कि ये सही है, टीपू सुल्तान अपनी मृत्यु तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। बी वाला कहा जा रहा है कि उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया, तो इसका भी ये बी वाला भी सही है कि उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध भी किया था। तो इसका पहला और दूसरा यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। ए और बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं। इसमें दिया गया है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हैदर अली की विजय हुआ। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान की गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों ने एक दूसरे के विभाजित क्षेत्रों को वापस कर दिया। टीपू ने हमेशा अंग्रेजों के सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। उन्होंने 1887 ईस्वी में याद शाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाए हैं, जो कि यह एक प्रतीक था कि वह अंग्रेजों के अधीन नहीं है। टीपू स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने को नागरिक टीपू कहने लगा। फिर उसके बाद आता है इसमें कि टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी के दौरान श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके दादा भाई नौरोजी हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो दादा भाई नौरोजी। इसमें दिया गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। यह एक भारतीय राजनेता थे, व्यापारी एवं विद्वान लेखक थे। यह 1892 से 1995 ईस्वी के बीच फिनिसबरी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटिश हाउस कॉमन में लिबरल पार्टी के सदस्य भी थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसमें 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। इसमें पूछ रहा है कि किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। तो इसमें गुट निरपेक्ष में इंडिया था, यूगोस्लाविया था, इंडोनेशिया, घना और मिस्र, ये जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घना, मिस्र। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घना, मिस्र, इन सभी देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे NAM की स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। यह वह दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे। सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि इसमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले होते हैं। इसमें बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये 3 ग्रह हैं जो इनके बीच चारों ओर छल्ले होते हैं। तो कौन कौन से हैं, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। तो A, B और C। तो A, B और C ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, जिसे अरुण भी कहा जाता है, इन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति कुल उपग्रहों की संख्या 95 है। बृहस्पति का उपग्रह ग्रेनिमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर उसके बाद शनि है। इस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। इनकी संख्या 7 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है।
तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। फिर आता है अरुण या यूरेनस। इस ग्रह की खोज विलियम हर्शले ने की थी। इसके सभी चारों ओर वलय पाए जाते हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यूरेनस ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह जो हैं वे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यह अपनी ध्रुव पर अधिक झुका हुआ 97.8 अंश होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय मानक समय किस मानक यामोत्तर पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय किस यामोत्तर पर आधारित है? तो ये 82.5 ईस्ट में आधारित है। तो 82.5 पूर्व में आधारित है, 82 30 मिनट पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि भारतीय मानक समय 82 30 पूर्व मानक यामोत्तर पर आधारित है। 82 30 पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोगों ने सोशल साइंस को पढ़ा है। तो आज हम लोगों ने केवल क्वेश्चन नंबर 16 तक किया है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।